हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करेंगे। इसका सिलेबस ऑलरेडी हमने कल डिस्कस कर दिया था कि क्या क्या चीज़ हम लोग इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कोर्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बरनवाल है। मैं एक ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्लास है। इसके पहले ओरिएंटेशन क्लास हो चुका है। ज़रूर देखिए कि क्या क्या चीज़ हम सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहें इसका, और क्या क्या सोर्स हम लोग रिफ़र करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है दो आपको वो पढ़ लेना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इस कोर्स में सारे चीज़ को बेसिक से अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या था जो हमने कल डिस्कस किया था। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। अर्थ का जो आंतरिक संरचना है, क्रस्ट मेंटल कोर, उनका क्या क्या स्पेशल फीचर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे करके सब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना, है ना। पृथ्वी का आंतरिक संरचना। साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहें अपना। तो देखिए पृथ्वी के अंदर में क्या क्या है। जैसे आपके बॉडी के अंदर में क्या है, कैसे पता चलता है? एक्सरे से पता चलता है, इंडोस्कोपी से पता चलता है, सीटी स्कैन कराते हैं तो पता चलता है, ऑपरेशन होता है तो पता चलता है। उसी तरह पृथ्वी के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो इसके लिए हमारे पास दो सोर्स हैं, दो संसाधन हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स मतलब प्रत्यक्ष, और दूसरे को इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। ठीक, तो प्रत्यक्ष में आता है जैसे अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। पृथ्वी में अंदर से आप चीज़ निकाल के लाए हैं तो पता चल जाएगा अंदर में क्या है। फिर वोल्केनोज, ज्वालामुखी निकलता है तो उससे भी पता चलता है, क्योंकि ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से ही निकल रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सोर्स है जिसमें आप डायरेक्टली जो है पृथ्वी के अंदर से कुछ चीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसे आप पता कर लेते हैं कि पृथ्वी के चीज़ में अंदर में क्या क्या कैसा कैसा संरचना है, कौन कौन सा मेटल है, क्या उसका डेंसिटी है, घनत्व क्या है, ये सारा चीज़। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप डायरेक्ट पृथ्वी से नहीं निकालते हैं, बल्कि ऐसा चीज़ जो पृथ्वी से इनडायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ है उसके द्वारा पृथ्वी के बारे में जानते हैं, अर्थ के बारे में जानते हैं। जैसे भूकंप हुआ, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में कुछ तो निकलता नहीं है, बल्कि पी और एस वेव के थ्रू जो होता है हम लोग देखते हैं कि अर्थ का अलग अलग जो लेयर है उसका डेंसिटी कितना है। उसी तरह से मेटियोर्स, उल्कापिंड, ये सब पता चलता है अर्थ के बारे में, क्योंकि पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम का पार्ट है और उल्कापिंड भी जो है वो भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो कभी ना कभी बिग बैंग थ्योरी के द्वारा आपको पता है ये सारा चीज़ बना है, हमारा यूनिवर्स बना है और सारा चीज़ सोलर सिस्टम बना है। तो जब सब एक ही का अंग था, एक छोटा सा कण था जिस उसके द्वारा बिग बैंग हुआ है और फिर अलग अलग प्लैनेट बना, सोलर सिस्टम बना, अलग अलग स्टार बना। तो अगर हम मेटियोर को पढ़ते हैं तो हमें ये भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि पृथ्वी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक, उसी तरह से जो ग्रेविटेशनल एक्टिविटी भी जो होता है, जैसे एवलांचे होता है, लैंडस्लाइड्स होता है, या और भी चीज़ कुछ होता है, तो उसके द्वारा भी हमें पता चल जाता है पृथ्वी के बारे में। तो ये था इनडायरेक्ट। इसमें हम डायरेक्टली पृथ्वी के अंदर से कुछ नहीं निकल रहा है, बल्कि किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, सेकेंड चीज़ के द्वारा हम पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट है। समझ में आ गया इतना? ठीक है अगर हम पृथ्वी का स्ट्रक्चर का बात करें तो यही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स के द्वारा हम पृथ्वी को, जैसे हमारा पूरा मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये पूरा गोल में पृथ्वी है। पृथ्वी आपको पता है नारंगी के शेप का है, या इसको हम लोग गोल से बोलते हैं। तो अगर हम पृथ्वी को एक कोना ऐसा करके पृथ्वी का निकाल ले, लेयर काट के निकाले अंदर से पूरा, ठीक है, तो हमें कैसा दिखेगा पृथ्वी? तो हमें पृथ्वी दिखेगा इस तरह से। एक कोना अगर निकाल के देखें तो हमें पता चलेगा पृथ्वी का जो ऊपर वाला लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, जिसको भूपर पट्टी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बीच वाला लेयर को बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। ठीक है, और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं कोर। ठीक है, समझ गए? तो जो मेंटल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अंदर वाले मेंटल को बोलते हैं इनर मेंटल। क्या बोलते हैं? इनर मेंटल।
मतलब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया, इनर मेंटल। और बाहर वाले, और देखिए पूरा मेंटल है, यहाँ तक क्या है, मेंटल। बाहर वाले मेंटल को बोले आउटर मेंटल। क्या बोल दिए, आउटर मेंटल। उसी तरह बाहर वाले कोर को क्या बोले, आउटर कोर, और अंदर वाले कोर को क्या बोल दिए, इनर कोर। ठीक है, समझ गए। जो इनर कोर है वो हमारा है सॉलिड। क्यों है, क्योंकि ऊपर का जितना भी लेयर है सब प्रेशर डाल रहा है, इसलिए इनर कोर सॉलिड हो चुका है। ठीक है। जो आउटर कोर है वो है लिक्विड। ठीक है। तो जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड। आउटर कोर बना हुआ है हमारा आयरन और निकल से। ठीक। और इनर कोर जो बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन का है। इतना याद रहेगा आपको। ठीक है। उसी तरह से आउटर मेंटल और इनर मेंटल है। ठीक है। देखिए, अगर हम थिकनेस का बात करें तो जो क्रस्ट होता है वो लगभग 200 किलोमीटर का थिकनेस होता है। ठीक। और अगर हम पृथ्वी के सरफेस से 2400 किलोमीटर तक आए अंदर, पृथ्वी के लेयर, पृथ्वी का जो टॉप सरफेस है उसके 2400 किलोमीटर तक आपको क्या दिखेगा, मेंटल दिखेगा। ठीक है। और पृथ्वी के लेयर से 5700 किलोमीटर दूर में आपको क्या दिखेगा, कोर। तो ये आपका लेंथ वाइज था। ठीक, समझ गए। तो पृथ्वी के 2400 किलोमीटर ये हो गया। अब यहाँ तक देखिए, पृथ्वी के लेयर से 5700 किलोमीटर तक पूरा नहीं दिखता है। ठीक है। पृथ्वी के लेयर से अगर आप नीचे आते जाएंगे तो 6400 किलोमीटर पे आपको जाके कोर का लास्ट वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे आउटर कोर का, तो यहाँ से पृथ्वी के टॉप सरफेस से 5700 किलोमीटर में आप आ जाएंगे आउटर, यहाँ तक। ठीक है, आउटर कोर तक। तो ये आप समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वी के सरफेस से 2400 किलोमीटर तक आपको मेंटल दिखेगा, मेंटल का लेयर। फिर कोर दिखेगा 6400 किलोमीटर डेप्थ में, और जो आउटर कोर दिखेगा 5700 किलोमीटर। मतलब आप पृथ्वी के सरफेस से आते जाएंगे तो 2400 किलोमीटर जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको इनर मेंटल और आउटर कोर का बाउंड्री दिख जाएगा। और 6400 किलोमीटर आएंगे तो पृथ्वी के आप सेंटर में पहुंच जाएंगे। ये हमने देखा था ना, ये अगर सेंटर है तो पृथ्वी के टॉप से अगर आप 6400 किलोमीटर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे पृथ्वी का सेंटर दिखेगा, केंद्र। ठीक है। समझ गए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जो क्रस्ट, ये क्रस्ट हुआ और ये मेंटल हुआ। यहाँ से यहाँ तक क्या है, मेंटल है। तो क्रस्ट और मेंटल का जो बाउंड्री होता है, ये वाला बाउंड्री हुआ, यहाँ ऊपर क्रस्ट है और नीचे मेंटल स्टार्ट है। तो बीच वाला जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। तो अलग अलग बाउंड्री के बारे में भी पढ़ लीजिए थोड़ा, अलग अलग बाउंड्री या डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो जो क्रस्ट है, ठीक है, जो क्रस्ट है और मेंटल है, और कौन सा क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अब क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाले क्रस्ट को बोल देते हैं लोअर क्रस्ट, और नीचे वाले क्रस्ट को बोल देते हैं अपर क्रस्ट। ऊपर वाले को बोल दिए अपर क्रस्ट। जैसे ये क्रस्ट है ना हमारा, तो क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। ऊपर वाले को बोल दिए अपर क्रस्ट और नीचे वाले को बोल दिए लोअर क्रस्ट। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का बीच में जो ये वाला बाउंड्री है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये वाला कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हम सीरीज वाइज देखते हैं कि, है ना, कि अपर क्रस्ट, यहाँ बाउंड्री लिखेंगे, बाउंड्री, और उसका नाम क्या होता है, नेम। तो अगर हम बात करें अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है, लोअर क्रस्ट जो देखे आपने, उसका बाउंड्री जो होता है उसको बोलते हैं कॉनरैड बाउंड्री। क्या बोलते हैं, कॉनरैड बाउंड्री। ठीक है, या कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, बाउंड्री बोलो या डिसकंटिन्यूटी। ठीक। उसके बाद जो हमारा लोअर क्रस्ट था, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, अपर मेंटल। आप देख रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, कहाँ गया ये, देखिए ये हो गया मेरा अपर क्रस्ट और नीचे हो गया लोअर क्रस्ट। इनके बीच के बाउंड्री को क्या बोल दिए, कॉनरैड,
कॉन्ड्राइट बाउंड्री। ठीक, उसी तरह ये हमारा लोअर क्रस्ट हुआ, ठीक है, और ये हमारा आउटर मेंटल हुआ। ठीक, तो इनके बीच में जो बाउंड्री हुआ ये वाला बाउंड्री, ठीक है, उसको क्या बोले, उसको बोले मोहो बाउंड्री। क्या बोले, मोहो। समझ में आया। उसी तरह से आउटर मेंटल, ठीक है, और इनर मेंटल या आउटर मेंटल या इनर मेंटल, इनके बीच का जो बाउंड्री हुआ कौन वाला, ये वाला बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री। ठीक है, तो इसको क्या बोले, रेपिटी। क्या बोलते हैं, रेपिटी। समझ में आ रहा है। तो एक एक लेयर जैसे नीचे आएंगे तो उनके बीच में बाउंड्री चेंज होगा, तो उसको हम लोग डिवाइड कर दिए। उसी तरह से इनर मेंटल और आउटर कोर। इनर मेंटल मेरा ये रहा, ये इनर मेंटल है, और ये आउटर कोर है। तो इनके बीच में जो बाउंड्री हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्यूटेनबर्ग। क्या बोलते हैं, ग्यूटेनबर्ग। ठीक, उसी तरह से ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, इनके बीच में जो बाउंड्री होता है उसको क्या बोलते हैं, लेहमैन। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रखना है आपको कि आउटर कोर या अपर, आउटर माने अपर, अपर क्योंकि ऊपर है, आउटर भी बाहर है, तो आउटर कोर, और ये इनर कोर बोलिए या इनर क्रस्ट बोलिए या लोअर क्रस्ट बोलिए। तो आउटर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट के बीच के जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, कॉमरेड। उसी तरह से लोअर क्रस्ट या इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल के बाउंड्री को क्या बोलते हैं, मोहो। आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बाउंड्री को रेपिटी। इनर मेंटल और आउटर कोर के बाउंड्री को ग्यूटेनबर्ग। आउटर मेंटल, इनर, आउटर कोर और इनर कोर के बाउंड्री को लेहमैन। ये आपको याद होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म अगर याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, कॉमरेड हो गया, कॉनरेड या कॉनरेड बोलते हैं, कॉमरेड नहीं, कॉनरेड। ठीक है, ऐसे है तो ऐसे याद कर लिए, कम ऑन, कम से कम ऑन, सी से क्या हो गया, कॉनरेड, कम ऑन, एम से क्या हो गया, मोहो, और आर से राहुल याद कर लो, जीएल। ऐसे याद कर लो, कमन राहुल जेल में डालो, ऐसे करके कुछ याद कर लो। तो कमन राहुल जेल में डालो या कमन रोहित, कुछ भी करके याद कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाउंड्री जो है वो याद करना इंपॉर्टेंट है। इससे स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी अभी आपसे क्वेश्चन जो है इसको पूछ सकता है। ठीक है, तो बाउंड्री हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये लेयर था, ठीक है, क्रस्ट बोलते हैं ऊपर वाले को। तो क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैंने बताया था क्या क्या, आउटर क्रस्ट या इनर क्रस्ट, या लोअर क्रस्ट या अपर क्रस्ट, दोनों का एक ही नाम है। तो जो क्रस्ट है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर, ठीक है, या अपर एक चीज़ है, या लोअर या इनर। तो अब चूँकि आउटर क्रस्ट ऊपर होता है सबसे, इसीलिए आउटर क्रस्ट जो होता है वो क्या होता है, लिस्ट डेंस होता है, कम डेंस होता है, डेंसिटी घना तो कम होता है, तभी तो सबसे ऊपर है। तो अगर हम पूछे कि क्रस्ट में सबसे जो जितना ऊपर लेयर होगा ना उतना उसका डेंसिटी कम होगा, ठीक है, घनत्व तो कम होगा, तभी ऊपर है। तभी तो बर्फ़ जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। क्यों, क्योंकि बर्फ़ का जो डेंसिटी है पानी से कम है। तो उसी तरह से आउटर क्रस्ट चूँकि ऊपर है इसलिए उसका डेंसिटी कम होगा, लोअर क्रस्ट नीचे है उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर हम आउटर क्रस्ट के कंपेयर में देखें तो लोअर क्रस्ट का लीस्ट डेंसिटी, मोर डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी होता है किसके कंपेयर में, अपर क्रस्ट के कंपेयर में। यहाँ तक समझ में आ गया। आउटर क्रस्ट जो होता है वो होता है एसिडिक, याद रहेगा, एसिडिक। ठीक है, कि किस चीज़ का होता है, एसिडिक, और इसमें बना होता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से भरा होता है। तो याद रखिएगा जो आउटर क्रस्ट होता है वो एसिडिक होता है, हल्का होता है, डेंसिटी कम होता है, और वो ग्रेनाइट से बना होता है। ठीक है, और ये ब्रिटल होता है, मतलब टूट जाता है, मतलब उतना ये कमज़ोर होता है। समझ में आ गया। ठीक है और जो हमारे लोअर क्रस्ट होता है, ठीक है, जो लोअर क्रस्ट होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, बेसिक।
ठीक है। और ये बनता है किससे? बसाल्ट से, बसाल्ट से बनता है, ठीक है। क्या आपको पता है ना क्रस्ट वर्स्ट किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है लावा से। तो एसिडिक लावा से बनता है आपका आउटर क्रस्ट, क्योंकि एसिडिक लावा हल्का होता है, ऊपर चला जाता है। और जो बसाल्टिक लावा होता है, जो बेसिक होता है, वो नीचे ही रहता है और उससे लोअर क्रस्ट बनता है, ठीक। आउटर क्रस्ट हल्का है, लोअर क्रस्ट भारी है, ये आपको याद रखना है। आपको कंफ्यूज करवा देगा, ऑप्शन में दे देगा एसिडिक जो होता है वो लोअर क्रस्ट होता है और बेसिक जो होता है वो अपर क्रस्ट होता है, तो गलत करना है उसको, यानी कि सही मार देना है, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोलना हम चाह रहे हैं? उसी तरह से क्रस्ट को और भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कंटिनेंटल क्रस्ट। जो क्रस्ट कंटिनेंट में रहता है, या कंटिनेंट जिस क्रस्ट से मिलके बनता है, कंटिनेंट मतलब द्वीप, सॉरी महाद्वीप, महाद्वीप, कंटिनेंट मतलब महाद्वीप। और एक होता है ओशियनिक क्रस्ट, मतलब समुद्री भूपर पट्टी। तो क्रस्ट 2 टाइप का भी होता है, अगर हम देखें कंटिनेंट में है वो या ओशियन में। तो जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम रहता है। सियाल बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा सियाल। तो सियाल जो होता है वो आपका कंटिनेंटल क्रस्ट उसी से बना होता है, सियाल से, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, ठीक है। और कंटिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो है मोटा। अगर हम दोनों क्रस्ट को कंपेयर करें, कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, तो जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है वो होता है आपका थिक। क्या होता है? थिकर। तभी आप देखिए माउंट एवरेस्ट, कंटिनेंट मतलब लैंड समझ लो, माउंट एवरेस्ट ज़मीन है, कितना ऊंचा है, थिकर है। और ओशियनिक क्रस्ट पानी, ठीक है, जो पानी के नीचे होता है क्रस्ट, है ना। तो ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो थीनर होता है, थीन पतला होता है, ठीक है। लेकिन कंटिनेंटल क्रस्ट थिकर होता है। अब कंटिनेंट देखिए, पहाड़ ऊपर है या पानी ऊपर है? पहाड़ आपको हाइट पे दिखेगा, पानी नीचे। इसका मतलब जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है वो हल्का होता है, तभी तो वो ऊपर है, मतलब डेंसिटी इसकी कम होती है, लेस डेंसिटी। ओशियनिक क्रस्ट आपको नीचे दिखेगा, पहाड़ के नीचे, राइट। पानी नीचे दिखता है ना, पानी ऊपर थोड़ी नहीं दिखता है। तो ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो मोर डेंस होता है, मोर डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक। और ओशियनिक क्रस्ट थीनर होता है। और ये जो बनता है, ये बनता है सीमा से, सिलिकॉन एंड मैंगनीज, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक। जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, वो क्या होता है? एसिडिक। और जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट होता है वो होता है बेसिक, ठीक। जिस तरह इनर क्रस्ट होता है, इनर मतलब अंदर है, लोअर है, लोअर क्या है? ओशियनिक क्रस्ट, क्योंकि भारी है, तो जो भी भारी होगा क्रस्ट में वो नीचे होगा, और नीचे है तो किस चीज़ का बना हुआ है? बेसिक लावा का, मतलब बेसाल्ट का। जो आउटर में है वो आपका एसिडिक लावा से बना हुआ है, ग्रेनाइट का, ठीक है। और उसकी डेंसिटी कम है। तो उसी तरह से कंटिनेंटल क्रस्ट जो कि ऊपर है, हल्का है, इसीलिए वो एसिडिक से बना है, ग्रेनाइट से। वो थिक है, मोटा है, लेकिन हल्का है। और एसिडिक से बना है, ग्रेनाइट से बना है। वहीं उसके अपोजिट में ओशियनिक क्रस्ट भारी है, पतला है, डेंसिटी अधिक है, सीमा से बना है, सिलिकॉन मैंगनीज से। और इसको बसाल्टिक लावा से मिलके बना हुआ है। तो ये एसिडिक, ये लावा, बेसिक लावा के बारे में बता दिए। ओशियनिक क्रस्ट, कंटिनेंटल क्रस्ट क्या होता है बता दिया। कौन भारी है, कौन मोटा है, कौन नीचे है, कौन ऊपर है, वो बता दिया, ठीक। तो याद रखने के लिए आप याद कर लो, कंटिनेंटल में एल है, ठीक है। और सियाल में भी एल है, तो सियाल से मिल के बना है क्या? कंटिनेंटल, ऐसे करके याद कर लो। और जो बच गया सीमा, ठीक है, वो ओशियनिक क्रस्ट उससे मिल के बना हुआ है, ठीक। समझ गए? तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग लेयर को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी कोर का होगा, फिर मेंटल का, और लास्ट में क्रस्ट का। और क्रस्ट में भी हम लोगों ने देख लिया कि कौन से क्रस्ट का डेंसिटी ज़्यादा होता है, कौन ऊपर होता है, क्या उसका कंपोजिशन होता है, ये सब अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। एक टर्म आपने सुना होगा, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो हमारा क्रस्ट है, क्या है हमारा? क्रस्ट है, ठीक है। और जो अपर मेंटल है, ठीक है, इन दोनों को मिला के ही लिथोस्फेयर बोलते हैं। और लिथोस्फेयर
जो होता है वो प्लेट से मिलके बना होता है। जो आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं ना, उसको प्लेट, उसमें हम लोग प्लेट के बारे में पढ़ते हैं कि पूरा जो पृथ्वी है, ऊपर का जो लेयर है क्रस्ट और नीचे का जो मेंटल है, वो मूव करते रहता है और एक दूसरे से टकराते रहता है, दूर जाता है। तो उसी कारण वोल्केनोज, अर्थक्वेक और ये सारा चीज़ आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, लिथोस्फेयर जो होता है वो प्लेट से मिलके बना होता है, मतलब क्रस्ट और अपर मेंटल को लिथोस्फेयर बोलते हैं, और वो मिल के बना होता है प्लेट से, छोटा छोटा टुकड़ों से। समझ में आया? और ये प्लेट होता है वो मूव करते रहता है। किसके ऊपर मूव करता है? तो प्लेट जो होता है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करते रहता है। एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर देखिए, अपर मेंटल का सबसे ऊपर वाला लेयर और क्रस्ट पूरा लिथोस्फेयर, और अपर मेंटल जो होता है वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है। वो कैसा है? सेमी सॉलिड है, मतलब हल्का सा उसमें लिक्विड टाइप समझ लो। ठीक है, जैम, जैम के टाइप का है। जैम आपने देखा है, उस टाइप का है। ठीक है, या बहुत मोटा जैसे रबड़ी टाइप का है एस्थेनोस्फेयर। तो जो हमारा लिथोस्फेयर है जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल आता है, वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो है फ्लोट करता है, मूव करते रहता है। जैसे हमारा ये लिथोस्फेयर है और नीचे एस्थेनोस्फेयर है, ये थोड़ा लिक्विड है, तो इसी के ऊपर ये मूव करते रहता है प्लेट। ठीक है, प्लेट क्या होता है मैंने बता दिया। लिथोस्फेयर के एक छोटे से पार्ट को प्लेट बोलते हैं। तो जो लिथोस्फेयर होता है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है, या प्लेट जो है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है। एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो अपर मेंटल होता है। अपर मेंटल देखिए, अपर मेंटल का ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका, और क्रस्ट दोनों लिथोस्फेयर। लेकिन पूरा अपर मेंटल लिथोस्फेयर का पार्ट नहीं होता है, कुछ होता है। बाकी जो पार्ट होता है उसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। तो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेयर फ्लोट करता है, और इसी फ्लोट के कारण जो मूवमेंट होता है प्लेट का, उसी कारण प्लेट टेक्टोनिक में हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक होता है, ये और सारा चीज़ होता है। ठीक है। तो प्लेट किसके ऊपर मूव कर रहा है? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। एस्थेनोस्फेयर जो अपर मेंटल होता है, यहीं से फिर आपका जो ये निकलता है हमारा मैग्मा। आपको पता है कि मैग्मा निकलता है। तो मैग्मा कहाँ से निकलता है कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर अपर मेंटल को हम लोग बोलते हैं। तो अगर पूछेगा मैग्मा कहाँ से निकलता है, तो मेंटल से निकलता है, या कोई और स्पेसिफिक पूछे तो बोलेगा अपर मेंटल से, या फिर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर से निकलता है। और जो प्लेट होता है वो लिथोस्फेयर के एक पार्ट होता है जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल आता है, और प्लेट जो होता है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है। समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल है, कोई आपको रॉकेट साइंस इसमें तो है नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ का पूरा क्या था? इंटीरियर स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है अर्थक्वेक। तो क्वेक का मतलब क्या होता है? कंपन करना। ठीक है, अर्थक्वेक को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूकंप। भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कांपना। तो अर्थक्वेक मतलब समझ में आया? तो जब भी पृथ्वी ठीक है कांपती है या वाइब्रेशंस होता है पृथ्वी में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक का क्या हो गया? सडन शेकिंग, मतलब हिलना पृथ्वी का। क्यों हिलती है? कोई पकड़ के नहीं हिला रहा है, सिस्मिक एक्टिविटी के कारण। सिस्मिक एक्टिविटी, जो प्लेट का मूवमेंट होता है उसको सिस्मिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो सिस्मिक एक्टिविटी के कारण पृथ्वी अगर हिल रहा है तो उसी हिलने को पृथ्वी का भूकंप बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अर्थक्वेक से क्या होता है समझ में आ गया। इसको नापते कैसे, मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो स्केल है। एक है रिक्टर स्केल और दूसरा है मरकौली स्केल। मरकौली स्केल, रिक्टर स्केल एंड मरकौली स्केल। तो जो रिक्टर स्केल है उससे हम लोग नापते हैं मैग्नीट्यूड, उसका मात्रा कितना था। ठीक है, ये होता है 0 से 10 के लेवल में। ठीक, और जो मरकौली स्केल होता है उसमें हम लोग उसका नापते हैं इंटेंसिटी, उसका तीव्रता कितना था, कितना उसका डैमेज हुआ उसके कारण, उसको 1 से 12 में नापते हैं। समझ में आ गया? तो रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड नापते हैं कितने का था, और उसमें कितना डैमेज हुआ वो पता चलेगा मरकौली स्केल से। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मेजर कर लिए। उसके बाद जब अर्थक्वेक हम लोग मेजर कर लिए
तो फिर पढ़ेंगे अर्थक्वेक क्यों आता है, वाई। तो आपको पता है कि प्लेट का मूवमेंट होता है और नीचे में आपका क्या है, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर के ऊपर प्लेट मूव कर रहा है तो और प्लेट उसी कारण टकराता है, दूर जाता है, ठीक है। तो उसी के कारण पृथ्वी के अंदर जो भी एनर्जी होता है वो रिलीज होता है। वो वही रिलीज जब एनर्जी जब रिलीज होता है प्लेट के द्वारा, तो उसी एनर्जी को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं, सिंपल। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारा एनर्जी है। क्यों एनर्जी है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो आपस में अंदर में जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। वही एनर्जी जब पृथ्वी के अंदर, जैसे हमारा पृथ्वी है तो आपको पता है ये प्लेट से मिल के बना है, प्लेट से मिल के बना है ऊपर का लेयर, और ये फ्लोट कर रहा है स्टेनोस्फीयर के ऊपर। और पृथ्वी के अंदर बहुत सारा एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से आया? अंदर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है जल रहा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम, थोरियम, वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, वो जल रहा है। अब जलने के कारण क्या होता है, इसका एनर्जी जो होता है ये निकलेगा ना कहीं से। अगर ये पूरा क्लोज होता तो नहीं निकल पाता, लेकिन आपको पता है ये प्लेट से बना है और प्लेट ऊपर का लेयर, और प्लेट से चूँकि बना है तो बीच में क्रैक्स होगा जिसको फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट मतलब क्या हुआ? फॉल्ट का मतलब हुआ कि जो लिथोस्फीयर के अंदर में जो क्रैक्स है उसको फॉल्ट बोलते हैं। तो उसी फॉल्ट के थ्रू अंदर का जो एनर्जी है वो रिलीज होता है, और जब वो रिलीज होता है तो एकदम बहुत तेज़ी से रिलीज होता है वेव्स के रूप में, पी वेव और एस वेव जो आगे पढ़ेंगे, तरंग के रूप में। उसी तरंग के कारण पृथ्वी को जो कांपती है उसी को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है? पृथ्वी के अंदर जो भी एनर्जी है वो फॉल्ट के द्वारा, क्रैक्स के द्वारा रिलीज होता है वेव्स के फॉर्म में, उसी वेव्स को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। ख़त्म, ठीक है, समझ में आया? तो जो अर्थक्वेक होता है, ठीक है, वो अगर हम देखें कि कहाँ पे आ रहा है तो उसको उस कहाँ पे आ रहा है उसके आधार पे, लोकेशन के आधार पे दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है डीप, बहुत गहरी में हो, और एक हो सकता है सैलो, मतलब बहुत उतना डीप ना हो। तो जो डीप फोकस अर्थक्वेक होता है वो पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई से निकलता है, उसका जो वेव्स होता है वो बहुत गहराई से निकलता है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत अंदर में है, तो इसका हाई मैग्नीट्यूड होता है और ये बहुत अंदर से निकलता है। और चूँकि देखिए यहाँ से मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, ये लिथोस्फीयर है मान लीजिए, और ये प्लेट से मिलकर बना हुआ है। तो कोई अर्थक्वेक अगर यहाँ पे अगर एनर्जी यहाँ से रिलीज हुआ, ठीक है, प्लेट के अंदर से बीचों बीच, इसको हम लोग इंट्रा प्लेट भी बोलते हैं। इंट्रा प्लेट मतलब प्लेट के अंदर ही रहेगा ये, ठीक है, समझ में आया? तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड जो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन चूँकि इसको ट्रैवल करना पड़ेगा अंदर पूरा ऊपर में, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड भले ज़्यादा होता है, लेकिन चूँकि इसको ज़्यादा दूरी कवर करना होता है, इसलिए इसको डैमेज ये जो करता है वो कम करता है, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उसका इंटेंसिटी कमज़ोर होते जाएगा। तो याद रखिएगा, डीप जो अर्थक्वेक होता है भले उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, रिक्टर में नापेंगे तो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका डैमेज करने का जो टेंडेंसी होता है कम होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। वहीं पे अगर सैलो फोकस बात करेंगे तो ये पृथ्वी के सरफेस के एकदम नज़दीक रहता है यहाँ पे मान। तो अब चूँकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे बहुत कम एनर्जी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। लेकिन चूँकि इसको बहुत कम दूरी ट्रैवल करना बस इतना ही करना है, तो इसीलिए उसका डैमेज जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड सैलो का कम होता है, मैग्नीट्यूड कम होता है, लेकिन ठीक है इसका डैमेज ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत सरफेस के बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो जो हम लोग फील करते हैं डे टू डे बेसिस पे जो भूकंप आता है वो सैलो फोकस का रहता है, मोर फ्रीक्वेंट होता है, ये बहुत जल्दी जल्दी जो आता है वो सैलो फोकस होता है। डीप फोकस वाला आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत नीचे से आ रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो समझ में आ गया? लोकेशन के आधार पे हम लोग अर्थक्वेक को दो पार्ट में बांटते हैं, एक को डीप बोलते हैं, दूसरे को सैलो बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो वेव्स निकलता है, हमने बताया था पृथ्वी के अंदर जो भी एनर्जी वो क्रैक्स के थ्रू जो वेव्स के फॉर्म में निकलता है, तरंग के फॉर्म में। तो जो तरंग होता है, वेव होता है, वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं सरफेस वेव जो सरफेस में रहता है, और एक को बोलते हैं बॉडी वेव जो पृथ्वी के लेयर के में रहता है, बॉडी वेव्स। जैसे देखिए ये पृथ्वी है,
ठीक है, ये हमारा लिथोस्फेयर है ऊपर वाला ये। तो यहाँ से जो भी वेव्स आया तो ऐसे से गया ऊपर गया, तो ये जब पृथ्वी के अंदर ट्रेवल कर रहा है, पृथ्वी के शरीर में बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, तो उसके कारण जो वेव्स जनरेट होता है उसको बॉडी वेव्स बोलते हैं। जब ये वेव्स आ जाता है फिर सरफेस से टकराता है, फिर सरफेस में अलग वेव्स जनरेट होता है, उसको हम लोग सरफेस वेव बोलते हैं। तो बॉडी वेव तब होता है जब पृथ्वी के अंदर वो कोई भी अर्थक्वेक ट्रैवल करता है और पृथ्वी के अंदर जो वेव्स जनरेट होता है उसको बॉडी वेव बोलते हैं। सरफेस वेव होता है जो जब वेव्स पृथ्वी के सरफेस से टकराता है तो उसके कारण वेव्स जनरेट होता है, उसको सरफेस वेव बोलते हैं। सरफेस वेव दो टाइप का होता है, एक होता है पी वेव और एक होता है एस वेव। ठीक है, अगर देखिए बॉडी वेव पृथ्वी के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो इसके कारण नुकसान नहीं होता है उतना ज़्यादा नुकसान, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही वो वेव पृथ्वी के सरफेस पे टकराता है तो उसके कारण पी और एस वेव का जनरेशन होता है और वही वेव के कारण डिस्ट्रक्शन होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम पूछे कि सरफेस वेव और बॉडी वेव में कौन ज़्यादा नुकसान है तो आप बोलेंगे सरफेस वेव, क्योंकि सरफेस वेव पृथ्वी पे टकराया है और उसके कारण सरफेस वेव का जनरेशन हुआ और उसी वेव के द्वारा जो है पृथ्वी में बिल्डिंग टूटता है और सारा चीज़ होता है। तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हम पूछेंगे तो आप बोलेंगे नुकसान जो होता है वो होता है सरफेस वेव के कारण, ना कि बॉडी वेव के कारण। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझते ही आना है, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो सरफेस वेव दो टाइप का हुआ, पी वेव हो गया और एक एस वेव हो गया। तो जो पी वेव होता है वो सॉलिड और लिक्विड वो दोनों में हमारा जा सकता है। ठीक है, पी वेव सरफेस सॉलिड और लिक्विड दोनों में जा सकता है, लेकिन एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में जाएगा, ओनली सॉलिड। आप याद करना है, तो एस वेव में एस है और सॉलिड में भी एस है, तो सिर्फ सॉलिड में जाएगा एस वेव। और पी वेव जो सॉलिड और लिक्विड दोनों में जाएगा। पी वेव और एस वेव में एक तो ये डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि पी वेव जो होता है वो फास्ट होता है, वो जल्दी से निकलता है, तेज़ी से निकलता है। एस वेव अगर देखेंगे तो पी वेव के कंपेयर में थोड़ा उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है। ठीक है, पी वेव जो होता है वो ऐसे जाता है ट्रांसवर्स में। ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब इस तरह से पैरेलल। ठीक है, जो हमारा एस वेव होता है वो परपेंडिकुलर जाता है। मतलब देखिए आपने पढ़ा होगा वेव्स के बारे में, अगर ये मान ली वेव्स है तो इसमें पार्टिकल होता है। वेव किस चीज़ से मिल के बना होता है, पार्टिकल से। तो मान लीजिए वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है या ऐसे जा रहा है, मतलब पैरेलल जा रहा है, या तो एक लाइन में या अपोजिट लाइन में, तब उस वेव को हम लोग पी वेव बोलते हैं और उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो वेव्स जिस डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन इसमें कैसा है, ऐसे है, और पार्टिकल यहाँ पे है वो भी मान लीजिए इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो जो हमारा पी वेव्स होता है वो है ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल जो होता है वेव के डायरेक्शन में ही मूव करता है। ठीक, जो एस वेव्स होता है उसमें पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर मूव करता है। परपेंडिकुलर मतलब वेव्स जाएगा आपका इस तरह से ऐसे, लेकिन पार्टिकल इसमें जो है वो ऊपर नीचे मूव करेगा। तो आप देख लीजिए वेव ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो जो एस वेव होगा उसमें का जो मूवमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है पार्टिकल का उसमें, क्लियर। और जो पी वेव होता है उसमें जो मूवमेंट होता है वो ट्रांसवर्स होता है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए जब कोई ट्रांसवर्स होगा, ऐसे आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है, तो उसके कारण कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन? सिंपल है कि मान लीजिए एक वेव है, ठीक है, ऐसे और ऐसे जा रहा है, मतलब जब इधर जाएगा तो कंप्रेस होगा, ये भी तो इधर जा रहा है तो कंप्रेस होगा, और दूर जाएगा तो क्या होगा, रेयरफैक्शन। तो जो पी वेव्स के कारण क्या होता है, सरफेस पे कंप्रेशन आता है, मतलब सिकुड़ाव होता है या फैलता है। ठीक है, लेकिन एस वेव में क्या हो रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, एक इधर और एक इधर, और वेव ऐसे आ रहा है। तो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ का निर्माण होता है। क्रेस्ट मतलब ऊपर और ट्रफ मतलब आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर पी वेव्स में देखेंगे तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन होगा, तो मतलब कोई वेव सिकुड़ जाएगा, कोई वेव फैल जाएगा, कोई सिकुड़ जाएगा, कोई फैल जाएगा, कोई सिकुड़ जाएगा, कोई फैल जाएगा। अब देख रहे हो
कि यहाँ पे वेव पार्टिकल दूर दूर है, यहाँ पे नज़दीक नज़दीक आ गया, फिर यहाँ थोड़ा दूर दूर हो गया है तो यहाँ पे नज़दीक नज़दीक आ गया है। तो ये किसका डायग्राम है? पी वेव का, जहाँ पे कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन होगा। कंप्रेशन मतलब सिकुड़ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिकुड़ रहा है, इसमें दूर जा रहा है। अगर हम एस वेव का बनाएंगे तो इसमें कंप्रेशन रेरफैक्शन नहीं होता है, इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है क्योंकि परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या होगा, वेव ऊपर हो जाएगा, कोई वेव क्या होगा, बहुत हाइट पे चला जाएगा, और कोई वेव क्या होगा, बहुत गहरा में चला जाएगा, मतलब बहुत ऊपर हाइट चला गया, देखिए यहाँ तक हाइट चला गया। और इसमें देखिए ये वाला वेव इतना ही रहा, लेकिन कंप्रेशन रेरफैक्शन नहीं हुआ है। जो इतना इतना चौड़ाई जहाँ यहाँ था वही चौड़ाई इतना है। फिर हो सकता है कि एक वेव पूरा हाइट में चला गया, ऐसे हो गया, लेकिन जो चौड़ाई होगा वो सेम रहेगा, लेकिन हाइट जो है वो चेंज होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं, ऊपर जब वेव बहुत ऊपर चला जाता है तो उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। ऊपर वाले को इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और नीचे वाले पोर्शन क्या बोलते हैं, ट्रफ। समझ में आया? तो इसमें कंप्रेशन रेरफैक्शन नहीं हो रहा है, वेव का जो ये वाला चीज़ है बेस वो सेम रह रहा है, लेकिन उसका हाइट कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है। ये एस वेव के में होता है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर वेव वाइब्रेट करता है, पार्टिकल वाइब्रेट करता है वेव में। ठीक है, समझ में आया? सिंपल है, कोई उतना रॉकेट साइंस इसमें नहीं, आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मतलब आपने पढ़ा होगा, मतलब और ये मैंने बता भी दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अगर पूछे मैं कि बॉडी वेव और सरफेस वेव में कौन खतरनाक होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सरफेस वेव। क्यों खतरनाक होता है, बता दिया। पी एस वेव किस तरह डिफरेंस होता है, बता दिया। कौन परपेंडिकुलर होता है, कौन ट्रांसवर्स होता है, कंप्रेशन रेरफैक्शन किस में बनता है, क्रेस्ट ट्रफ किस में बनता है, ये सब आपको याद होगा। ठीक है, अब देखिए जो पी और एस वेव में एक हम लोग देखते हैं शैडो जोन का बात करते हैं। क्या बात करते हैं, शैडो जोन का। ठीक है, शैडो जोन मतलब, अब देखिए आपको पता है कि जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड में जा रहा है, पी वेव है वो सिर्फ सॉलिड लिक्विड में जा रहा है। तो कुछ वेव, तो पृथ्वी पे तो पूरा तो सॉलिड है नहीं, पूरा लिक्विड है नहीं, तो ऐसा एरिया, ठीक है, पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहाँ पे हमें अर्थक्वेक का जो वेव्स है, चाहे वो पी वेव है, एस वेव है या बॉडी वेव्स है, वो हमें नहीं महसूस होता है, नहीं दिखता है, तो वैसे जोन को हम लोग शैडो जोन बोलते हैं। तो शैडो जोन वो एरिया होता है जहाँ पे अर्थक्वेक जो वेव्स होता है वो रिपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हम पृथ्वी बनाएं, अगर हम ये पृथ्वी इस तरह से अगर बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा अगर कोर है, मान लीजिए ये क्या है, कोर है। ठीक, ये हमारा क्या है, कोर। तो ये हमारा एपी सेंटर है, एपी सेंटर। ठीक है, आपको पता है दो चीज़ होता है, आपको देख लीजिए, एक होता है एपी सेंटर और एक होता है फोकस या हाइपोसेंटर। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो जहाँ पे अर्थक्वेक आया उसको हम लोग बोल दिए फोकस। ठीक है, जो हमने पढ़ा ना डीप फोकस, डीप फोकस मतलब क्या, बहुत उसका जो फोकस है बहुत गहराई में, इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड तो हाई है लेकिन उसका खतरनाक वो कम है। और जहाँ पे फोकस हुआ उसी के जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट सीधा सीधा आप आओ एकदम परपेंडिकुलर सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक का वेव्स जो है जहाँ पे निकलता है, जहाँ पे हुआ है, उसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। उसी के जस्ट परपेंडिकुलर वाला ऊपर वाला पॉइंट जो सरफेस पे होता है उसको हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये सरफेस है पृथ्वी का, वो एपी सेंटर है। तो अगर हम एस वेव का शैडो पॉइंट बनाएं या एस वेव का देखें, तो एस वेव जो होता है वो कोर को बिना टच किए ऐसे निकल जाता है, क्योंकि पता है आपको जो आउटर कोर है वो लिक्विड है ना, आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। तो ये हमारा क्या है, एपी सेंटर है। और ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये क्या है, एस वेव्स। अब आउटर कोर जो कि लिक्विड है, और लिक्विड से एस वेव जाता नहीं है, इसलिए देखिए आउटर कोर को, मतलब कोर को वो टच ही नहीं कर रहा। इनर कोर सॉलिड है, लेकिन इनर कोर कब आएगा, आउटर कोर के बाद आएगा ना। जैसे देखिए ये हमारा अगर पूरा कोर है, ये हमारा आउटर कोर, इनर कोर है जो क्या है, सॉलिड, और ये इनर आउटर कोर क्या है, लिक्विड। एस वेव लिक्विड में जाएगा ही नहीं, तो जब एस वेव यहाँ से क्रॉस ही नहीं करेगा तो ये
यहाँ थोड़ी ना आएगा, ये यहाँ तो आएगा ही नहीं। भले ये सॉलिड है, सॉलिड में एस वेव जाता है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए उसको सॉलिड को तो क्रॉस करना पड़ेगा ना एस वेव को, लेकिन एस वेव सॉलिड में जाएगा ही नहीं, इसीलिए आउटर कोर को वो टच ही नहीं करता है एस वेव। ठीक है, तो यहाँ बस अगर हम पूरा एंगल के हिसाब से देखें तो 105 डिग्री इधर और 105 डिग्री इधर। ठीक है, ये पूरा जो एरिया इधर से इधर जो एरिया है हमारा, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये वाला जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन किया, ये शैडो जोन है जहाँ पे आपको एस वेव नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो आप समझ में आ गया। तो एस वेव का अगर शैडो जोन बोलेंगे तो आप देख रहे हो कि 105 डिग्री इधर से 105 डिग्री पूरा उधर तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और हम पॉइंट लिखते हैं 145 डिग्री। जब हम पी वेव का बनाएंगे तो यहाँ पे हम 145 डिग्री भी लिखेंगे। तो आप देख रहे हो कि एस वेव का जो शैडो जोन है, ठीक है, वो 105 डिग्री इधर से 105 डिग्री इधर तक है। ठीक, अगर हम पी वेव का अगर हम बनाएंगे तो ये किसका था, एस वेव का। ठीक है, तो अगर हम पी वेव का बनाएंगे शैडो जोन, ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम अर्थ बनाएंगे, ये कोर बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पी वेव होता है वो लिक्विड में जाता है। ठीक है, तो 105 डिग्री तक तो वो पूरा उसी तरह बिहेव करेगा पी वेव जैसा एस वेव किया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पी वेव क्या करेगा, अब आउटर कोर में भी जाएगा क्योंकि वो लिक्विड है, आउटर कोर से टकरा के फिर ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके निकल जाएगा ये। ठीक है, आप ऐसे ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे, इस पोर्शन में वो नहीं जाएगा, कुछ एरिया होगा वो नहीं जाएगा एस वेव, सॉरी पी वेव। ठीक है, तो पी वेव जो होगा वो पूरे लेयर में जाता है, लेकिन कुछ एरिया में वो नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा एपी सेंटर है, एपी सेंटर, और ये जो वेव्स निकल रहा है वो हम पी वेव का देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोर। ठीक है, तो ये अगर 105 डिग्री हम इधर बनाए, 105 डिग्री इधर बनाए, और इधर 145 डिग्री है, इधर 145 डिग्री है, सॉरी इधर 145 डिग्री है। ठीक है, तो ये पूरा एस वेव हर जगह जाएगा, हर जगह जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो है 105 डिग्री जो है और 145 डिग्री के बीच में जो है पी वेव नहीं जाता है। तो आप देख रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें, ऊपर वाला जो है वो पी वेव का, ऊपर वाला जो है वो एस वेव का जो है आपका शैडो जोन है, 105 डिग्री इधर से 105 डिग्री इधर तक, और जो नीचे वाला है वो पी वेव का शैडो जोन है, जहाँ पे आपको अर्थक्वेक वेव जो है नहीं मिल रहा है, ये वाला, बस इतना ही वाला। तो अगर हम बोले कि किसका शैडो जोन ज़्यादा है तो आप क्या बोलेंगे, एस वेव का बोलेंगे ना, क्योंकि एस वेव 105 डिग्री से 105 डिग्री तक, लेकिन यहाँ बस पी वेव जो है 105 से 145 तक है। ठीक है, तो ये कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ऐसा प्रीलिम्स में कि अर्थक्वेक वेव्स के बारे में बताइए। ठीक है, मेंस में पूछता है और किस तरह से एस वेव के द्वारा हमें पता चलता है अर्थ का लेयर के बारे में। तो आप बता देंगे कि एस वेव जो होता है, आप देख पा रहे हैं कि 105 डिग्री के बाद नहीं जा रहा है, इसका मतलब आउटर कोर हमारा लिक्विड है, क्योंकि एस वेव तो सिर्फ सॉलिड में जाएगा। और अगर पी वेव अगर सीधा चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पी वेव देखिए यहाँ से आने के बाद इधर से मुड़ गया है, तभी तो ये खाली रह गया। अगर नहीं होता तो सीधा भी इधर से इधर जाता, इधर इधर जाता, पूरा कवर कर लेता, लेकिन देखिए यहाँ से आया फिर ऐसे करके मुड़ गया, यहाँ से आया फिर ऐसे करके मुड़ गया। ठीक है, तो चूँकि मुड़ गया है तो इसलिए हमें पता चलता है कि जो आपका आउटर कोर है वो पूरी तरह से लिक्विड नहीं है। अगर पूरी तरह से लिक्विड होता तो सीधा निकल जाता, ऐसे करके आता और पूरा सीधा निकल जाता, इधर जाता सीधा निकल जाता, कोई चेंज नहीं होता डेंसिटी में, और चेंज नहीं होता तो पूरा हमें जो है शैडो जोन दिखता ही नहीं 105 से 145 के बीच में। लेकिन 105 और से 145 के बीच में अगर शैडो जोन दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा कोर है, आउटर कोर है, वो है लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है, क्योंकि इनर कोर में पी वेव हमारा ट्रैवल कर रहा है, और चूँकि सीधा नहीं ट्रैवल कर रहा है इसीलिए आउटर कोर और इनर कोर में डेंसिटी का डिफरेंस है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है। तो इस तरह से हमें पता चलता है अर्थक्वेक वेव्स के द्वारा अर्थ का इनर स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप समझ गए शैडो जोन क्या होता है, आपको क्लियर हो गया। पी वेव एस वेव में क्या डिफरेंस है, क्लियर हो गया। अर्थक्वेक क्या होता है, क्लियर हो गया। अर्थक्वेक को कैसे नापते हैं, क्लियर हो गया। शैलो फोकस डीप फोकस क्या होता है, क्लियर हो गया। अर्थ का इनर स्ट्रक्चर क्रस्ट मेंटल कोर क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक टर्म है दोस्तों उसको लिख लीजिए आप, वादाती या नादाती बेनी ऑफ जोन। ठीक है, नादाती बेनी ऑफ जोन। ये क्या होता है? जब दो प्लेट, जब एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जब दो प्लेट कन्वर्ज करता है मतलब मिलता है, अब दो प्लेट टकरा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? जो भारी वाला प्लेट है वो नीचे चला जाएगा और ऊपर वाला जो हल्का प्लेट है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे करके एक फ़ोटो बन जाएगा। एक प्लेट नीचे जा रहा है और एक प्लेट उसके ऊपर चढ़ गया, तो जो ऊपर चढ़ गया वो हल्का होगा तभी तो ऊपर चढ़ गया, जो भारी था वो नीचे गिर गया, भारी था, हेवी था, डेंसिटी हाई था, हाई डेंस था। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों टकराया है और यहाँ पे प्लेट टकराएगा तो क्या होगा? हिलेगा पृथ्वी। ठीक है, तो इसी जोन को जहाँ पे दोनों टकराता है उसको हम लोग जोन ऑफ सिस्मिसिटी बोलते हैं। जोन ऑफ सिस्मिसिटी, सिटी क्या बोलते हैं? जोन ऑफ सिस्मिसिटी। ठीक है, या उसी को नदाती बेनी ऑफ जोन बोलते हैं, या बदाती या नदाती बेनी ऑफ जोन बोलते हैं। क्लियर है? बस ये टर्म आपको याद रखना है, कभी पूछ ले आपको प्रीलिम्स में तो याद रखिएगा। जब दो प्लेट टकराता है तो एक प्लेट नीचे चला जाता है, एक प्लेट ऊपर चला जाता है, और जहाँ पे टकराता है वहीं पे भूकंप होने का चांस होता है। उसी जोन को हम लोग बेनी ऑफ जोन या नदाती बेनी ऑफ जोन बोलते हैं। ठीक है, ये सिस्मिसिटी का जोन होता है। ठीक, समझ में आया? तो ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कॉन्टिनेंटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात किया, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स, फिर अच्छे से अलग अलग बाउंड्री के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में डिटेल में पढ़ा, एसिडिक बेसिक के बारे में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट के बारे में, भूकंप क्यों होता है उसके बारे में पढ़ा, भूकंप को कैसे नापते हैं उसके बारे में पढ़ा, सडन भूकंप, उसके बाद रिक्टर स्केल, मर्कली स्केल क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, सैलो फोकस अर्थक्वेक और फिर डीप फोकस अर्थक्वेक में क्या डिफरेंस है वो पढ़ा, फॉल्ट क्या होता है वो पढ़ा, वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं, पी वेव, एस वेव क्या होता है, किस तरह वो डिफरेंस होते हैं, उनका शैडो जोन क्या होता है उनके बारे में पढ़ा, बॉडी वेव, सरफेस वेव के बारे में बात किया, कौन स्लो होता है, कौन फास्ट होता है, कौन डेंजरस होता है, कौन नहीं होता है, परपेंडिकुलर कौन होता है, ट्रांसवर्स कौन होता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन किस में होता है, क्रस्ट ट्रफ का निर्माण किस में होता है, उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, समझ में आया? तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कल ही आएगा आपका, उसमें हम लोग कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो आपका है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के, कोई भी दिक्कत आपको ज्योग्राफी में नहीं होगा। ठीक है, लेक्चर अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए और दम लगा के मन लगा के पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।